Assalamu alaikum and good evening everybody and a very happy new year to all of you। मगर बदकिस्मती से as the new year rings in, नए साल के साथ साथ हम ये नहीं कह सकते कि नई रवायात भी जो हैं वो इधर जड़ पकड़ चुकी हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि बदकिस्मती से आज भी जो इम्यून था, जिसको इम्यूनिटी हासिल थी कल को, वो आज भी हासिल है। जो कल को मुकद्दस गाय था वो आज भी मुकद्दस गाय है। और इसकी एक इंसाइट एक बड़े बेहतरीन केस से आया होती है नाज़रीन। FIA ने अदालत उज़्मा में असगर खान केस के हवाले से इस केस को बंद करने की दरख्वास्त दे दी है। मुद्दा मुद्दई की रहलत, रकूम की कड़ियों की अदम फरामी, रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी और सियासतदानों के रकूम लेने से मुसलसल इनकार जो हैं वो अब अदालत उज़्मा ने असगर खान के बुरसा को नोटिस भी जारी कर दिया है कि अगर आप ये भारी पत्थर उठा सकते हैं तो पैरवी जारी रखें। मगर तारीख के तल्ख हकायक ये हैं कि 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने केस चलवाया तो पहली समाअत जस्टिस शजाद अली शाह साहब ने की एंड द ऑफिशियल डेट वाज 3 नवंबर 1996, 3 नवंबर 1996 जस्टिस शजाद अली शाह साहब ने पहली हेयरिंग रखी और फ़कत उसके 2 दिन बाद मोहतरमा की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। फास्ट फॉरवर्ड मियां साहब के दौर में एक बार फिर अदालत लगी। चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने 11 अक्टूबर को इस मुकदमे का फैसला महफूज किया। वी टॉकिंग अबाउट 11 अक्टूबर 1999। 11 अक्टूबर 1999 को यह फैसला महफूज होता है। अगले ही दिन मियां साहब के नीचे से इक़्तिदार की मसनद खींच दी जाती है। 13 साल बाद 19 अक्टूबर 2012 को अदालत उज़्मा ने जनरल रिटायर्ड असद दुरानी और जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग को जिम्मेदार करार देते हुए सियासतदानों में रकूम की तकसीम डिस्ट्रीब्यूशन की तहकीकात का हुक्म दिया। मगर फिर ये भारी पत्थर इतने भारी पड़ गए कि अनफॉर्चुनेटली नौबत 6 साल बाद मुकदमा बंद करने तक आन पहुंची है। और क्यों? इसलिए कि ये मुकद्दस पत्थर उठाने की ना पहले किसी में शायद हिम्मत थी, ना आज दिखाई देती है। हमने 6 साल कबल एट अनदर प्लेटफॉर्म, दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इन्हीं खदशात का इजहार किया था। इस भारी पत्थर उठाने के लिए अपने करदा गुनाहों का इतराफ़ करने का हवाला दिया था। एक दफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ऐसी जमहूरिया कि जिसकी आज़ाद अदलिया को अपनी आज़ादी के 1080 दिनों के बाद यहाँ की जमहूरियत पर डाका डालने का मुकदमा खोलने की हिम्मत हुई है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। ये किस कदर हैजान अंगेज बात है कि एजेंसियों की तरफ से एक सियासी बनाने और इस मकसद के लिए सियासतदानों में लाखों रुपए तकसीम करने के मुकदमे की फाइल पर 12 साल 4 माह तक धूल पड़ी रही। एक और सितम ज़रीफी मुलाहिज़ा फरमाइए कि इस मुकदमे की आखिरी समाअत 11 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने की और फैसला महफूज भी कर लिया। सितम बालाए सितम यह है कि आज अदालत उज़्मा ने कानून की बालादस्ती के लिए इस मुकदमे का रिकॉर्ड तलब किया है, यानी कि मामला नए सिरे से सुना जाएगा और फिर फैसला होगा। और सितम दर सितम ये कि इस मुकदमे के कुछ अहम किरदार अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। जैसे एक किरदार साबिक सदर मुमलिकत गुलाम इसाक खान और दूसरे उस वक्त के निगरान वजीर आजम गुलाम मुस्तफा जतोई। दस्ते मुंसिफ अगर किसी आहन से कम ना हो तो ये उज़र कोई उज़र नहीं, क्योंकि एक फरीक जिसके मुबैना हुक्म पर रकम तकसीम की गई और एक फरीक के जिसने खुद इस तकसीम कारी का इतराफ भी किया है, जिंदा और सलामत हैं। लेकिन असद दुरानी मुल्क में मौजूद नहीं। और अगर असलम बेग साहब से इस बारे में सवाल किया जाए तो पहले तो वो फरमाते हैं कि एक सब जुडिस मैटर है और ज्यादा पूछने पर उनका लहजा या जवाब कुछ ये होता है। तमगा जमहूरियत आपको हुकूमत ने दिया था और उसी हुकूमत के खिलाफ पैसे तकसीम करने का इल्जाम आप पे आया और बंद करो इसे, बंद करो इसे, बंद करो इसे, फेर दूंगा तुम्हें। इसका निकालो फिल्म में से। सर आप असद दुरानी इस केस का महवर है। मुकदमा उन्हीं के गिर्द घूमेगा। एक और हैरत अंगेज इंकशाफ जनरल मिर्जा असलम बेग, जनरल नसीरुल्लाह बाबर और जनरल असद दुरानी के बयानात हल्फी समेत ISI की फंक्शनिंग से मुतल्लिक रिपोर्ट गायब है। अदालत ने आज इसकी तलाश का हुक्म भी दे दिया है। मामला सिर्फ असद दुरानी तक महदूद नहीं, बल्कि उनके पेशरो जनाब हमीद गुल ने IJI की बुनियाद रखने के लिए सियासतदानों को पैसे देने के काम का आगाज किया। और IJI जैसी मुतबर्रुक इत्तेहाद बनाने की वजह हमीद गुल ये बयान कर चुके हैं कि ये मुल्क के दिफा के लिए नागुज़ीर था कि बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए मुबारक इत्तेहाद बनाया जाए। क्या किसी में आज इतनी जुर्रत है कि जो वो है इस ट्रूथ कमीशन का COD में जिसका जिक्र भी था, COD में वादा करने वाले आज जाएं और माजी के इस गुनाह का एतराफ कर लें। ऐसी सूरत में हो सकता है कि एजेंसियों के ऐसे कामों के रास्ते के आगे कोई चट्टान आकर जो है वो खड़ी हो सके। बसूरत दीगर असगर खान केस
वो खिद्दू होगा कि जिससे लीरों के अलावा और कुछ बरामद नहीं होने वाला। खुशामदीद कहेंगे खुर्रम शेर जमान साहब को। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। मगर सबसे पहले बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब से। सीनियर वकील हैं, वकील असगर खान के भी रह चुके हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और इस केस की पैरवी भी कर चुके हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलमान साहब 22 साल केस की तारीख, मगर पिछले 8-10-12 साल से तो हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं। आप इसी शो में भी मेरे साथ मौजूद थे जिसका भी हमने हवाला दिया, और फिक्र तो ये थी, सोच तो ये थी कि अदालती, सियासी और इदारा जाती लैंडस्केप इस मुल्क का मुस्बत तरीके से हमेशा के लिए तब्दील हो सकता है अगर इसका फैसला जो है वो कर लिया जाए। मगर आज FIA की ये दरख्वास्त कि इसको सिरे से ही ड्रॉप कर दिया जाए, व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? देखिए, इसके दो पहलू थे इस मुकदमे के। असगर खान साहब जब अदालत में गए थे तो उनके पेश नजर जो सबसे बड़ा मामला था वो था फौजी अफसरान का अपने अहद शिकनी करना। देखिए, सियासतदान तो इस मुल्क में हमेशा ही एक तरह से हांके जाते रहे हैं। कोई किंग्स पार्टी बनती है, वो उसमें आ जाते हैं, उन्हें आप पैसे ना भी दें, इशारा दिखाएं तो वो उसमें डॉक्टर जॉक शामिल हो जाती। असल मामला जो है वो ये है कि उनको तरगीब कौन देता है, और तरगीब देने वालों को रोकना असगर खान साहब का, मरहूम का बुनियादी मकसद था इस मुकदमे। उस हवाले से मैं समझता हूँ उनको बहुत बड़ी कामयाबी हुई, हमें कामयाबी हुई। अदालत उज़्मा के सामने असलम बेग साहब का किरदार, असद दुरानी साहब का किरदार, और उनके साथ जो उनके कई और अफसरान थे उनका किरदार खुलकर सामने आया, एतराफ हुआ और अदालत ने एक फैसला दिया। अब सवाल ये है कि उन जनरलों और फौजी अफसरान के हवाले से क्या हुआ। अदालत उज़्मा ने ये जिम्मेदारी आर्मी पर डाली थी कि आर्मी के कवानीन के तहत उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। क्या वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उस पर ताखीर क्यों है, तमाम वाकयात, हालात तो अदालत उज़्मा ने खोलकर सामने रख दिए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे लिए वो कहीं ज्यादा अहम मामला है। अब सियासतदान बहुत से दुनिया से गुजर चुके हैं, जिन्होंने पैसे लिए उनकी रसीदें कोई नहीं है, क्या वहां पे कोई सबूत है? वो अफसरान जिन्होंने पैसे दिए क्या वो सामने आए हैं, उन्होंने अपने बयान? सलमान साहब एग्जैक्टली यही बात की है कि जो एफिडेविट्स और बयानात हैं लोगों के, वो कोरिलेट नहीं कर रहे। FIA कह रही है, फिर कह रहे हैं कि मजीद और एविडेंस हमारे पास नहीं है, और क्योंकि इतना पुराना केस है इसकी बैंक स्टेटमेंट्स और डिटेल्स हमारे पास नहीं है। बट आयरॉनिकली ये तो उसी टाइम का केस है जब आपने नवाज शरीफ साहब के भी बड़े खाते खोल लिए हैं। उसके बाद FIA इतनी मुतहर्रिक और जबरदस्त है कि आपने एक पूरा बिजनेस एम्पायर ऑलमोस्ट एलिजिडली अनकवर कर लिया आसिफ अली जरदारी साहब का। सो ये आपने क्योंकि इसकी एविडेंस पेश भी की है कोर्ट में, इस केस को लड़ा भी है। डू यू बाय दिस आर्गुमेंट दैट देयर इज नॉट इनफ एविडेंस इन फ्रंट ऑफ अस? क्योंकि जहां तक तो फौजी अफसरान का ताल्लुक है तो बिल्कुल ये बात बेबुनियाद है कि एविडेंस नहीं है। उनके हवाले से तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई FIA के दायरा कार में नहीं रही। और शुरू में थी, जब 2012 में इस केस का फैसला हुआ तो तमाम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जो है वो सिविलियन जो हमारे इदारे हैं, FIA हो या दीगर इदारे हो, उनको दिया गया। बाद में आर्मी ने यह जिम्मेदारी उठा ली। अब आर्मी पर यह है कि अपने कवानीन के तहत वो इस जिम्मेदारी को पूरा करे। जहां तक सियासतदानों का ताल्लुक है, वो भी देखा जा सकता है कि क्या कोशिश की, क्या सही की है FIA ने, और मुमकिन है कि वो वाकयातन उनके पास शवाहिद की कमी हो, लोग मुकर गए हों। सो क्लैरिफिकेशन के लिए, जस्ट फॉर द ले मैन, अब बिकॉज आपके सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स का केस जो है इट्स नॉट बीइंग लुक्ड एट बाय FIA एंड और आप कह रहे हैं कि उसको भी परसू करना चाहिए कि भाई दूसरी तरफ जैक ब्रांच में क्या हुआ है, फॉर इंस्टेंस, क्या उनकी अपडेट है अभी तक? असल मुकदमा है ही वो, उधर है एब्सोल्युटली मुकदमा वही है, और उस मुकदमे को अपने मंतकी अगर ये इधर मुकदमा इधर बंद कर दिया जाता है, लेट्स जस्ट से हाइपोथेटिकली अगले हफ्ते फिर इसकी समाअत है, तो यू थिंक दैट विल हैव नो रिपरकशंस ऑन उधर जो जैक ब्रांच में मिलिट्री ऑफिशियल्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, या विल दैट कंटिन्यू? देखिए, उस पर कुछ असर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मेरा नहीं ख्याल कि अब असद दुरानी साहब या असलम बेग साहब मुकर सकते हैं इस बात से कि हमने पैसे दिए ही नहीं। अपना किरदार तो वो मान चुके हैं, लिहाजा उनके हवाले से जो उनके अहद शिकनी हुई मामलात आगे चल सकते हैं, वो मामला आगे चलना चाहिए। ओके और आपको ये लगता है कि ये सितम ज़रीफ़ी है हमारी कि एट द एंड ऑफ द डे फॉर वन रीजन और अनदर नवाज शरीफ साहब जेल में हैं फॉर अपने पैनामा केसेस, जरदारी साहब के अपने ऊपर तलवार लटकी पड़ी है, एंड द ओनली पीपल हु रिमेन अनप्रोसिक्यूटेड आर सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स?
देखिए, ये तो आप खुद अपने इंट्रो में बता चुकी हैं कि इस मुल्क की तारीख क्या है, मुकद्दस गाय कौन है कौन नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि उन पर किस किस्म की कोई बंदिश लगाई गई। क्या वो लोग ECL पे हैं, उन पे बहुत संगीन इल्जाम है आईनी निज़ाम में खलल डालने का, आईनी निज़ाम को बल्कि उल्टाने की कोशिश करने का, एक पॉलिटिकल पार्टी के रास्ते में, अवाम के वोट के रास्ते में एक साजिश के तहत एक बंद खड़ा करने का। उनके साथ क्या हो रहा है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम का हक है कि ये मालूमात पहुंचाई जाए उन पर। एब्सोल्युटली। सो लास्ट क्वेश्चन, आपका थोड़ा सा सियासी तज्जिया भी चाहूंगी। ये फकत इत्तफाक है कि इमरान खान साहब जो वरना मुझे लगता है कि शायद 10 रुपए भी चुराने के ऊपर या छोटी सी गलती के ऊपर भी माफ ना करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, वो इतने बड़े केस के अंदर उनको एग्जॉनरेट करने को तैयार हैं, जिसका वो बार बार हवाला देते आए हैं व्हाइल ही इज बीन इन ऑपोजिशन, व्हाइल ही इज बीन सिटिंग आउटसाइड द सिस्टम, कि असगर खान केस की तफ्तीश की जाए। FIA उनके अंडर है। अब वो क्या कहेंगे कि इतनी आजाद है कि ये काम खुद कर रही है, या यू थिंक दिस इज मुतरादिफ है उनको एग्जॉनरेट करने के हवाले से? देखिए, वो कह तो यही रही है ना FIA कि हमें शवाहिद नहीं मिल रहे या बयानात में तरदीद है। तो मैं एक हद तक बेनिफिट ऑफ डाउट इस हद तक देने को तैयार हूं कि शायद ऐसा ही हो। FIA को सामने नहीं है FIA को, और FIA जाहिर है कि हुकूमत वक्त के ताबे है। FIA में कोई नैब की तरह इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है। अब FIA के तमाम जो इक़दाम हैं वो हुकूमत के तहत हैं। हुकूमत ने क्यों ये फैसला किया, वो बात तब सामने आएगी जब पूरी तहकीकाती रिपोर्ट इनकी आज दिन तक है वो अवाम के सामने आ जाए। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। खुर्रम शेर जमान के लिए और तमतर उन नाजरीन के लिए जिनको शायद याद ना हो कि इमरान खान साहब कितने जज्बाती थे असगर खान केस के हवाले से, कितने पैशनेट थे कि इसकी तफ्तीश खुल के होनी चाहिए और कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए तमाम तर लोगों को। और आज उनके मातहत जो FIA है जो दरख्वास्त दायर कर रही है कि इस केस को सिरे से ही बंद कर दिया जाए, और वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है। एक दफा इमरान खान साहब के हाल ही के बयान सुन लीजिए। पॉलिटिशियंस ने टैक्स पेयर का पैसा लिया, एस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिशियंस को बैक किया। अगर ये केस एंड तक पहुंच जाता है तो पहले तो पता चल जाएगा कौन इनसे फायदा उठाते रहे। एयर मार्शल का जो केस है उसमें पैसे दिए हुए हैं पॉलिटिशियंस को ISI ने। जनरल दुरानी की पूरी एफिडेविट है उसके अंदर। अब ISI जब वहां जाएगी और बताएंगे तो उनको ये भी बताना पड़ेगा और किसको पैसे दिए हैं। असगर खान केस के अंदर ISI के DG ISI ने कहा है, जनरल दुरानी ने, कि मैंने नवाज शरीफ को और नून लीग के लोगों को पैसा दिया है बेनजीर को हराने के लिए। मैं तो सोच रहा हूं मैं खुद भी वहां अपना इनका हिस्सा बन जाऊं, पिटिशनर बनूं और पूछूं उनसे कि जी बताएं और कितने पैसे दिए। असगर खान जैसे आदमी का केस नहीं लगता। आखिर में केस लगता है, उसमें फैसला होता है कि FIA इन्वेस्टिगेट करेगी। वो किधर गई है FIA इन्वेस्टिगेट करने के लिए? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही? बड़ा सीरियस का इनके ऊपर तो मुल्क का ISI का DG कहता है कि इन्होंने पैसे लिए हैं इलेक्शन में ISI से। क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट हो रहा? हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पीछे, हम FIA को हम अदालत में जाना पड़े फिर से जाएंगे कि क्यों नहीं FIA इन्वेस्टिगेट कर रही इस चीज पे। कमाल है, पिटिशनर बनने जा रहे थे और अपनी हुकूमत के दौरान अब केस को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं उस इदारे की जानिब से जो एक इदारा नवाज शरीफ के खिलाफ उनकी फॉरेन प्रॉपर्टीज ट्रैक करने में अव्वलीन कारकर्दगी साबित कर चुका है अपना हाल ही में। वो इदारा जो एक एलिजेड मिस अप्रोप्रिएशन एंड एलिजेड करप्शन एंड ह्यूज करप्ट एम्पायर को एक्सपोज करने में अपना किरदार आसिफ अली जरदारी का अदा कर चुका है। एक वक्फे के बाद बात करते हैं PTI से भी, ऑपोजिशन से भी, एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज द फ्यूचर एंड द फेट ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। स्टे विद अस इन न्यूज़ आवर। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। इन द मीन टाइम सिंध के अंदर एक सियासी हलचल जो है वो अभी भी बरकरार है। ओवर द वीकेंड ये गवर्नर रूल के हवाले से बात शुरू हुई। इन हाउस
चेंज के हवाले से बात शुरू हुई और आज पीर के शाम तक भी एक कंफ्यूजन बरपा है कि होने क्या जा रहा है। वजीर इत्तलात ने अपनी आज की जो अपना दौरा सिंध था वो मनसूख कर दिया। कल वो सिंध के हवाले से अपना ट्रैवल करेंगे, मगर एज ऑफ राइट नाउ देयर इज कंप्लीट कंफ्यूजन के हो क्या रहा है, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब के भी रवाबित को GDA के सीनियर रहनुमाओं से जो हैं वो उनकी खबरें भी आ रही हैं। क्या वाकई इसमें कोई सब्सटेंस है या खुर्रम शेर जमान साहब अपनी ख्वाहिश को खबर बनाने की कोशिशों में हैं, यही जानेंगे। खुर्रम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा पीपल्स पार्टी की MNA मौजूद है हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज आउटराइट JIT को भी झूठी, जाली और फिक्शनल बकवास करार दिया है और बार बार ये जिक्र किया बल्कि कि एक उनका हुक्म आए जरदारी साहब का तो आपकी वफाक में PTI की हुकूमत को चलता करेंगे और आप तो इस पोजीशन में नहीं है सिरे से कि सिंध गवर्नमेंट को हाथ लगा सकें, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स जो आपके पास हिसाब किताब के जरा कमजोर स्किल्स हैं, वो कहते हैं नंबर ही नहीं है जो आप उनका कुछ बिगाड़ सकें। तो सर मुझे बताइए कि ये बात क्यों फ्लोट की है, इसमें कोई सदाकत है इन हाउस चेंज के अंदर या वही जिस तरह मैंने कहा ख्वाहिश को खबर बनाने चले आप? नहीं, देखें असल में महर हालात जो है ना सूबे सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और आज पूरा सिंध जो है वो चीखें मार रहा है कि जो आवाम के आप हालात देखें, चाहे आप थर के अंदर देख लें, चाहे आप कराची शहर के अंदर देख लें, पूरे सिंध के अंदर चाहे आप करप्शन के मामला देख लें। एंड वी हैव बीन रेजिंग दिस इशू इन द असेंबली सिंस लास्ट 5.5 years और आप देखें कि मामला बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर हम करप्शन की बातें करें तो उसके ऊपर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की हर साल किताबें छपती हैं कि अरबों रुपए की जो है रेगुलरिटीज हैं, अरबों रुपए की करप्शन है। मगर खुर्रम साहब फिर भी अवाम ने वोट दिया पीपल्स पार्टी को, उनको सर 168 वोट्स के साथ उनको ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्म करने का हक दिया है अवाम ने। सो हु विल डिसाइड? नहीं, मेरा आपसे ये सवाल है कि लेट्स है कि अगर कुछ चीज़ें इस तरह की रिवील हो जाती हैं और नज़र आ रहा है कि करप्शन हो रही है और इनके ऊपर केसेस जो हैं आगे आने वाले वक्त के अंदर साबित हो जाते हैं, तो क्या हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? मैर हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि ये वोट लेकर आएँ, ये कंटिन्यू करें, बिल्ले को जो है हम दूध की हिफाजत के लिए छोड़ दें, रादर जब साबित होंगे तो बात है ना। व्हाई इज देयर अ स्टॉर्म इन अ टी कप राइट नाउ? देखें, जब चीज़ें आगे आती हैं, चीज़ें उठती हैं, तो हमारा काम क्या, अपोजिशन मेंबर्स का ये काम है कि सिंध असेंबली के अंदर हम उन सारे मामलात को हाईलाइट करें जब करप्शन होती है, जब चीज़ें मीडिया के ऊपर आती हैं, जब बच्चे थर के अंदर मर रहे हैं, जब करप्शन हो रही हैं, जब बहरिया के मसाइल आ रहे हैं, जब यहाँ पे शुगर मिल्स के मसाइल आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो वी हैव बीन सीइंग ऑन TV, राइट? आपके शोज़ के और हम देखते हैं, तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी हो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, जरूर है, आपने इस्लाह करनी है, मगर आपने सिरे से इनका मैंडेट जो है उसको हिलाने का जिक्र तो नहीं करना ना, या इन हाउस चेंज का जिक्र। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इस्लाह एंड दैट। मगर सर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत इसका सख्त नोटिस लिया है कि 172 लोगों को ECL में डाल दिया। क्यों ना आप चीफ मिनिस्टर पंजाब बुज़दार साहब को भी ECL में डाल दें? और किसने मैंडेट दिया आपको, किसने कहा था कि ECL में सबको डाल दिया जाए? वो भी टू बिगिन विद मुराद अली शाह साहब को, जिसके ऊपर आप तो उनको हटाने के हवाले से अब रेजोल्यूशंस ला रहे हैं, आपने काम शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर को ECL में डालना ये तौहीन आमेज है, ये कैसे कर दिया गया? जी बिल्कुल, देखें, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि GIT ने शायद जो है ये सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी, जो 172 नेम्स थे और उनसे 172 नाम के ऊपर शायद जो है चीफ जस्टिस साहब ने जो है ये मामला जो है हुकूमत की तरफ भेजा था। तो वो चीज़ें अभी चल रही हैं, उसके नहीं, ये अटॉर्नी जनरल ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें ये तासुर मिला, ऐसा कोई तासुर नहीं दिया था। उन्होंने कहा ना हमारे ऐसे कोई अहकामात है, ना मैंडेट है GIT का कि वो डिसाइड करे किसको ECL में डालना है। सो ये आप गलती से अब करते हैं, 172 लोगों को अब हटा दिया जाएगा ECL से? सर मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साहब ने एक मीटिंग कॉल कर ली है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और इसको बिल्कुल देखा जाएगा कि 172 लोग जिनके नाम ECL पे हैं उनके नाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उनकी क्या उनके ऊपर इल्ज़ामात आए हैं उसको भी देखा जाएगा। लेकिन देखें, एक बात बहुत क्लियर है महर, वो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मैंडेट लेकर इक़्तिदार के अंदर आई है, वो मैंडेट ये था कि जिन लोगों ने मुल्क में करप्शन की है उनको जेलों में डालना है। मैं वो मैंडेट समझती हूँ सर, बिल्कुल मैं उस मैंडेट के ऊपर भी आऊंगी सर, बिकॉज़ क्या ये मैंडेट सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल राइवल्स के लिए मैंडेट है ये सिर्फ, या पर जलते हैं दूसरे इदारों के ऊपर जब बात आती है, जिस तरह हमने अजहर खान केस का भी जिक्र किया? बट गिव मी अ चांस, लेट मी आल्सो स्पीक टू शाहिदा रहमानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा बीबी। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा बीबी बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया है और बल्कि सरजनिश भी की है हुकूमत वक्त की चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। सो कहीं ना कहीं तो आपका मौक़िफ़ जो है वो 172 लोगों के हवाले से उसको उसमें यू डिड गेट रिलीफ इस हवाले से कि क्यों किया इस हुकूमत ने ये।
मगर आपको लग रहा है बीबी कि जो आज आपकी हुकूमत, मुर्तज़ा वहाब समेत आपके बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो बात कर रहे थे अभी कि जो लोग नहीं चाहते कि हम सिंध के मसाइल हल करें, कराची के मसाइल हल करें, वो ये चाह रहे हैं, आपकी कारकर्दगी के हवाले से ये थोड़ा सा कमजोर दलील नहीं बन जाती बीबी? क्योंकि आपकी जो लोग नहीं चाहते कि हम मसाइल हल करें, तो मसाइल क्या 500 बच्चे थर के अंदर शहीद करा के ये कारकर्दगी है जिसका हवाला दिया जा रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया महर। सबसे पहली बात तो ये कि अभी इन्होंने कहा कि जी सिंध के हालात ख़राब है। मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान के जो 4 महीने में हालात ख़राब कर दिए गए हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए कि वो पीटीआई जो कि इंसाफ देने के लिए आई थी, जो कि रोज़गार देने के लिए आई थी, जो कि मकानात रहने के लिए, घर देने के लिए आई थी, वो जो कि तमाम मसाइल से निकालने के लिए आई थी, और जो एहतिसाब के नाम पर आई थी, उसने सबसे पहले NRO उनसे किया जो एहतिसाब ज़्यादा लोग उनकी सफ़ों में बैठे थे, जिनको उन्होंने कैबिनेट में लेकर आए। लोगों को पता चल गया कि ये कितना इंसाफ करेंगे, कितना एहतिसाब करेंगे। उसके बाद रहा कि इन्होंने क्या डिलीवर किया। इन्होंने 5 लाख अफराद को कराची के बेरोज़गार कर दिया। इन्होंने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में बेरोज़गारी फैलाई, जो ये डिलीवर करने के बजाय इन्होंने जो महंगाई, पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतें बढ़ाई, अब उन्होंने जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की थी उनको विक्टिमाइजेशन के लिए GIT रिपोर्ट बनाई। वो GIT रिपोर्ट जिसके ऊपर ये पाबंदी थी कि ये लीक कहीं ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी। उसको ले जाकर अपने शायद अभी भी ये पहले बताइए कि जरदारी साहब अगर इजाजत दे तो इनकी हुकूमत दिनों में गिरा दें, कैसे गिरा दें? दिनों में गिरा दें? 6 लोगों का सिर्फ फर्क है, तो किसको वू करने की पोजीशन में आप? एग्जैक्टली MQM को वू करेंगे? कौन से एलाय को पीछे खींचेंगे? जी देखिए, बात यह है कि ये बात करते हैं कि सिंध हुकूमत, ये तो इनका ख्वाब ही रहेगा कि बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आ सकते हैं। इनका ये ख्वाब था कि जी हम सिंध हुकूमत, जहाँ के हम 99 हमारे इलेक्टेड लोग हैं, और ये सब मिलाकर तमाम अपोजिशन मिलाकर भी ये तकरीबन 30-31 सीट पीछे हैं। अब बात आई NA की, नेशनल असेंबली की सीट्स की, तो वहाँ पर ये 5 सीटों के साथ बैठे हुए, और वो भी वो अलायंस जो कि हमारे साथ भी MQM बैठे रहती थी, और जिस अंदाज से उनकी डिमांड्स होती हैं। और फिर इन्होंने MQM को कातलों की जमात का, इन्होंने PMLQ को डाकू कहा, इन्होंने शेख रशीद को चपरासी कहा। पता है आप लोगों का लाहे अमल क्या है? अभी आप लोगों ने अपनी सफ़ों के अंदर आप लोगों ने वापस रिकाउंटिंग की है। आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह परवेज इलाही को भी बड़े वोट मिल गए। बहुत से लोग फॉरवर्ड ब्लॉक का रूप इख्तियार कर लेते हैं, उसकी सफ़ों में आ जाते हैं। वो लोग कह रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। हैव यू चेक्ड? ऐसा कुछ हो रहा है? महर अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन 2018 में जो कुछ हुआ, GDA बनाई गई पीपल्स पार्टी को हराने की, यहाँ शेडो कैबिनेट बन गई, सब कुछ हुआ, लेकिन सिंध के आवाम ने मैंडेट दिया, और मैं समझती हूँ कि PTI को उस मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। जमान साहब, किस सूरत के अंदर आप फॉरवर्ड ब्लॉक का जिक्र कर रहे हैं? कितने लोगों का आप अभी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं? क्योंकि गवर्नर रूल को तो क्रॉस आउट कर दीजिए ना, बिकॉज चीफ जस्टिस ने कह दिया, आप लगा के देखिए मिनटों के अंदर अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। अच्छा देखिए, हमारा मकसद क्या है, आप इसको देखें ना। मैं हमारा मकसद ये है कि जो हालात सूबे सिंध के अंदर चल रहे हैं, हमने उनको ठीक करना है। हमने क्या तरीके इस्तेमाल करने हैं, किस तरीके से हमने इनके ऊपर, किस तरीके से हमने इनको प्रेशराइज करना है, वो तो सारे रास्ते में इख्तियार करेंगे। मोहतरमा फरमा रही है कि नंबर गेम तो पूरा नहीं है, ये नंबर गेम तो आपके लोग हमारे साथ राब्ते में, आपके 10 लोग हमारे साथ राब्ते में। अपनी बारी में बात कीजिए तो मैं आपको जवाब दे सकूंगा, आप थोड़ा सा खामोश रहिए। तो देखिए, नंबर गेम तो बहुत बड़ा नहीं है, मेरे खाली 18 MPS का फ़र्क है, 64 नंबर है टोटल अपोजिशन का सिंध असेंबली के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सियासी जमात अवाम की खिदमत करने के बजाय जब वो करप्शन के अंदर लग जाएँ, उनके ऊपर जब इतनी सारी चीज़ें सामने आ जाएँ, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उनकी किताबें छापें, उसके बावजूद भी ठीक ना हो, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो इस पोजीशन के अंदर हैं कि वो किसी भी सूबे की हुकूमत को गिरा सकें या वफाक की तरफ आ सकें। उतनी तो इनकी बिल्कुल भी हैसियत नहीं है, आप उसको छोड़ दें। बात असल में यह है कि आपने सूबे सिंध का क्या करना है।
क्या ये बात सच नहीं है? क्या महर आपके शोज़ मैं नहीं देख रहा हूँ पिछले 7-8 साल से कि जो आप लोगों के तबसरे चल रहे हैं रिगार्डिंग प्रोविंस ऑफ सिंध, रिगार्डिंग यहाँ की करप्शन के ऊपर, ये कौन नहीं जानता है? अब हम क्या करें? हम खामोश होकर बैठ जाएं? हम 5 साल तक इंतज़ार करते रहें? हमारा जो मकसद है कि खुदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से आप 5वीं दफ़ा सूबे सिंध में हुकूमत में आए, जहाँ के लोगों के मसाइल हल करें, या लोगों के पास पीने का पानी नहीं, या तालीम नहीं, या इलाज नहीं, या मुझे आपकी बातों से मुझे खुर्रम साहब आपकी बातों से लग रहा है एट बेस्ट यू आर जस्ट बीइंग ऑपोजिशन, दैट्स इट। आपका राइट है सर, ये सर आप खत्म कीजिए, बयान दीजिए। आपका वो मुर्सा बहाब कह रहे हैं आपने अपने तरीके इल्तवा के ऊपर भी अपने यू टर्न अब ले लेना है, मगर द क्वेश्चन रिमेन्स, अब गवर्नर आज लग रहा है नहीं लग रहा, हाँ या ना में बताइए, नहीं लगाना चाह रहे हैं या नहीं? हमारा सबसे बड़ी जो डिमांड है ना, नंबर 1 डिमांड हमारी ये है कि जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह साहब, ये इनके ऊपर बड़े सवालात आ गए हैं। जिस तरीके से हम आपको कहते हुए हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप अपनी सीएम को तब्दील करें, अपना तरीकाकार प्रोविंस। खुर्रम साहब क्या सवाल सर, खुर्रम साहब अलीम खान के ऊपर सवालात नहीं है एज वी स्पीक राइट नाउ? नहीं, देखें, अगर हमारी तरफ पंजाब में किसी को एतराज़ात अब जरूर लेकर आए, हमें तो एतराज़ नहीं है, लेकिन देखें प्रोविंस ऑफ सिंध के अंदर अगर महर कुछ गलत होगा तो मेरी जिम्मेदारी है के भी केसेस नैब में लगे हुए हैं, आपने काबीना में जगह दी हुई है तमाम नैब के लोगों को, सो आई डोंट अंडरस्टैंड आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर आप लोग मुनाफकत इख्तियार करते हैं, वफाक में कहते हैं उनको ना मिले हमें चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा असूल लगा के अपना बंदा लगा देते हैं कि आप ही के अकाउंट्स पिछले 5 साल के खातों को वो ऑडिट करे। इधर भी अपने नैब ज़दा लोगों को आप हटा नहीं रहे, इनको कहते हैं अपना JIT ज़्यादा, क्योंकि उसका जिक्र आ गया JIT के अंदर, which has no evidence in court right now, it is just an investigative report by the way। आप कह रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा दे दें? नहीं, देखें, हम जो बात कर रहे हैं वो पिछले 11 साल के ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जो पूरी ऑडिट रिपोर्ट आई है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप उसको देखिए, आप उसको स्टडी करें। सर आप इलेक्शन में लेके जाते हैं इन बयानात को, फिर भी वोट मिला है पीपल्स पार्टी को। महर ऐसे हैं बावजूद उन रिपोर्ट्स के वोट मिला है पीपल्स पार्टी को, whether you like it, whether I like it or not, irrespective। अवाम को ये सब चीजें नहीं पता है, ये हमारा काम के अवाम को अगर पता नहीं तो अवाम ने किस तरह वोट दे दिए? ये आप अपनी इस तरह की बातों से, इस तरह की बातों से मालूम नहीं ना, अवाम को जब मालूम चल जाएगा तो अवाम को डिलीवर किया तो अवाम ने वोट दिया। अवाम ये कहती है कि ये जमात रोटी नहीं, अवाम सिर्फ वो बेदार थी जिसने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, अवाम ने पेपर बाकी सारे गधे थे, जिंदा लाशें थी। आपको बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया, आपको मुस्तरद कर दिया, आपने तमाम अवाम ने आपको वोट दिया तो इसका मतलब ये है कि आपकी लूटमार की सियासत चलती रहे, आपने इस मुल्क में सर्व नहीं करना है। आपका बेसिक मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है? आपने अवाम की खिदमत करनी है या आपने यहाँ पे करप्शन करनी है? कैबिनेट में जो तमाम लूट मार करने वालों को जमा किया, तमाम सियासी पार्टियों के जो लूट मार करने वाले थे वो आपके पास है। सारे बयानात के बावजूद उनका जवाब भी तो सुन लीजिए ना। जी नहीं, देखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा से कि देखिए आपके ये सारे बयानात के बिना पे ये पॉसिबल नहीं कि हम सिंध में खामोश हो जाएं। क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अवाम ने मुझे वोट दिए, मैं पूरे सूबे सिंध का जिम्मेदार हूँ, मुझे उन सारे मसाइल के ऊपर बात करनी है। मैं आपकी इन धमकियों की बुनियाद के ऊपर खामोश नहीं हो सकता कि वफाक में क्या कर सकते हैं, आप पंजाब में क्या कर सकते हैं। मैं अपना मुझे अगर आप इजाजत दीजिए के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, अगर आप इजाजत दीजिए, कारोबार छीन लिया आपने। सेकंड टेन्योर है मेरा और उसी हल्के से मैं आया हूं, खुर्रम साहब शायद अभी आपको पता चले। एक सेकंड इजाजत दीजिए। हमारे साथ इम्तियाज आलम साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इम्तियाज आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी इम्तियाज साहब फरमाइएगा कि ये सिंध के अंदर गवर्नर रूल, इन हाउस चेंज, नंबर्स की गेम जो बहस शुरू हो चुकी है, डू यू थिंक कि ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल है कि नॉट इवन 1 ईयर इनटू द सेकंड स्मूथ ट्रांजिशन इन द कंट्री ये जिक्र होने शुरू हो गया है? देखिए, असल तो ये जो कैंपेन चल रही थी, जो तहरीक इंसाफ ने ऐसे चलाई थी कि अपने मुखालफिन को मैदान से निकालने का एक सियासी हरबे से ज्यादा अब मुझे नजर नहीं आती। ये किसी बारे में संजीदा नहीं है। अब बात क्या निकली है सिंध में, ये जो ब्लैंक खाते थे या जाली खाते थे, कि ये वहाँ पे हाउस शेयरिंग करके गवर्नर के जरिए या किसी और तरीके से लोगों को खरीद कर पीपल्स पार्टी के वहाँ पे एक मुंतखब हुकूमत को उसका तख्ता उलटा जा सकता। अभी आज आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या रिमार्क्स पास हुए हैं। अभी केस शुरू नहीं हुआ है, आपने इसमें डाल दिया। तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये एहतसाब होना चाहिए था, सबका होना चाहिए। नजर आए कि मुनसिफाना तरीके से हो रहा है, सियासी इंतकाम नहीं बनना चाहिए। जब वो सियासी इंतकाम बन जाता है तो फिर बड़े बड़े करप्ट लोग इसके और पड़ा मिल जाए। हम ये देखते हैं और ये ड्रामा पाकिस्तान में शुरू से चलता रहा है। 1949 से ये काम शुरू हुआ। फिर आप देखते हैं कि ये
पाकिस्तान में वफाक का क्राइसिस जो है वो मुल्क को ले बैठा। पाकिस्तान टूट गया, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और फेडरलिज्म जो है वफाकियत वो 1940 की करारदाद का हिस्सा रही। फिर मुस्लिम लीग उससे पीछे हट गई, जिसकी वजह क्या हुआ, आपने देखा कि रेड शर्ट मूवमेंट की गवर्नमेंट खत्म हुई, फिर आपने देखा कि जुट्टू फ्रंट की गवर्नमेंट खत्म की गई वहां पे, और ये फिर सिलसिला पाकिस्तान में खत्म होने को ना आया। अच्छा, अब ये 18वीं तरमीम आई तो उसके बाद कुछ सूबाई खुद मुख्तारी की गारंटी हुई है। अब NFC अवार्ड में 56% हिस्सा जो है डिविजनल पुल में सूबों का है, और मरकज के पास पैसे कम है, टैक्स को नेट बढ़ा नहीं पा रहा है, लिहाजा क्या है कि सूबों का हिस्सा काटा। ओके, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ऑफिशियली ये बयान दे दिया है, या ये इशारा दे दिया है कि हु कॉल्स द शॉट्स इन हिज पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, हु इज द रियल बॉस। एक वक्फे के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आवर। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। ये हाल ही की बात है कि जब थर के अंदर एक दफ़ा फिर बच्चों की हलाकतों का फिगर जो है वो बढ़ने शुरू हुआ, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपको याद होगा, शो कॉज नोटिस जारी किए सिंध गवर्नमेंट को। वो ऐसा वक्त था कि जब कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं ही विल लीड फ्रॉम द फ्रंट और पार्टी को वापस री एनर्जाइज और री इन्वेंट करेंगे। मगर आपको ये भी बताया हमने चंद दिन पहले ही कि वही दिन था जब शो कॉज नोटिस जारी किए, कि उन्होंने अहकामात जारी किए थे कि सिख यूनिट इंडस्ट्रीज के लिए जो करोड़ों रुपए ओमनी ग्रुप को दिए जा रहे हैं उसको डाइवर्ट करके थर की तरफ भेजा जाए, उन बच्चों और उन लोगों के लिए, कमजोर गुर्बत के मारे लोगों के लिए वो पैसे भेजे जाएं। जब इनको लंदन भेज दिया गया था और खबरें आई थी कि वालिद के साथ दूरियां इख्तियार कर ली गई हैं या बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बिलावल साहब वापस आए। बहुत से क्लोज लोगों ने और उफ़का ने कहा कि वो बदल से गए। इस्लामाबाद में उन्होंने अपना डेरा बसाया, पंजाब के मामलात को देखना शुरू किया और ऑफिशियली मौक़िफ़ इख्तियार किया जब भी सिंध की बात आई कि सिंध के वुज़रा से पूछा जाए, उनसे बात की जाए। मैं इस हवाले से बयान नहीं दूंगा। आज ऑफिशियली बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि असल चेयरमैन होने के बावजूद असल बॉस या असल अहकामात पार्टी में कौन जारी करता है, हु कॉल्स द शॉट्स, किसका मुकम्मल इख्तियार है, आज बताया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। उनके अपने मुंह उनका अपना बयान सुनिए। सदर जरदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को एक वीक में गिरा सकते हैं। उनका तो सिर्फ 6 सीट का मेजॉरिटी है वफाक में, उनका तो इससे भी छोटा मेजॉरिटी है पंजाब में। बस सदर जरदारी हमें इजाज़त दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं। जी शाहिदा रहमानी साहब, फिर ये अखज़ कर लिया जाए कि चेयरमैन तो नाम के ही हैं, असल को चेयरमैन ही करता धरता है आपकी जमात का। महर, ऐसा हरगिज़ नहीं है। चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हैं और तमाम फैसले पार्टी इजलास की सदारत चेयरमैन साहब खुद करते हैं। कौन सी पार्टी लेती है? तो चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं कि सदर जरदारी इजाजत दें, बस इजाजत दें, बस इशारा दें। अब आप बात सुने कि उन्होंने किस बात के रोशनी में ये बात की कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। 11-12 साल उन्होंने झूठे मुकदमात का सामना किया। वो एक तवील अरसे से इस मैदान सियासत के खारसार में नबर्द आजमाए हैं और उनको तमाम मैं समझती हूँ कि इंतहाई ज़ीरे सियासी बसीरत रखने वाले हैं। और हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं, हमारी पार्टी एक मिनट, नो महर साहिबा बात यह है कि हमारे यहाँ जमहूरी पार्टी है, एक शख्स फैसला नहीं करता, सब लोग बैठ के करते। और आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा खुद कह रहे हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, महर आपसे यही बात कर रही हूँ, महर मैं आपसे यही बात कर रही हूँ। पार्टी फैसला करेगी। हमेशा उन्होंने उस फैसला हमेशा उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत चले। अगर आज इस मुल्क में जमहूरियत चल रही है तो वो जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब के मरहूने में चल रही है। 5 साल हमने कंप्लीट किए, फिर 5 साल और आज थर्ड टेन्योर में हम दाखिल हो गए। तमाम बिजनेस वेंचर्स हों या हम इससे पहले ये भी एनालिसिस दे रहे थे कि ये बदकिस्मती है बिलावल साहब की कि उनका नाम एज शेयर होल्डर जरदारी ग्रुप में है। अब उनको किसी तरह तो दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी, मगर उनके नाम मौजूद है, मगर अब वो दूरी इख्तियार नहीं करना चाहते। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम ग्रुप एंड ऑफ कोर्स जरदारी साहब जो है ही कॉल्स द शॉट्स। आज ये अखज़ कर लिया जाए ऑफिशियली सर।
नहीं बिल्कुल मैं देखें ये तो हकीकत है, इसके अंदर कोई दो राय है तो नहीं। और मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको आगे की प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि वो वक्त दूर नहीं है कि बिलावल जरदारी जो है वो वक्त आएगा कि अपने वालिद से भी जो ना लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। जो आने वाला वक्त है बड़ा खौफनाक वक्त है। ये तो आप कर सकते हैं, आपकी लीडरशिप कर सकती है कि अपनी औलाद से लाताल्लुकी का ऐलान कर सकती है। देखिए ना वो हुक्म के मुताबिक तो है, लेकिन ये बात तो जाहिर हो गई है, ये साबित हो गई है कि आज ये बात इन्होंने जरदारी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जितनी भी शॉर्ट्स हैं वो उन्हीं वही कॉल करते हैं जो ऐलान उन्होंने करना है। बिलावल तो खैर उनसे पूछता और पूछ के उनसे बात करता है, पूछे बगैर थोड़ी कुछ कर सकते हैं। बिलावल को मेरे ख्याल से बड़ा टाइम लगेगा, नहीं करते उनको बात तो करने दीजिए। बिलावल को काफी टाइम लगेगा। हम एक तहजीब और सकाफत रखने वाली पार्टी है पीपल्स पार्टी, हम कभी बाप अपनी औलाद से लाताल्लुकी का ऐलान नहीं कर सकता। इनके लीडरशिप ने यही किया, यही सिखाया कि अपनी औलाद से लाताल्लुकी का ऐलान। मेरा वक्त खत्म हो गया, खुर्रम साहब को बात तो करने दीजिए। यू हैव 10 सेकंड्स खुर्रम साहब, आई हैव टू रैप अप। जी देखिए इसके अंदर बिल्कुल हकीकत है। मेरे ख्याल से बिलावल आने वाले कुछ सालों के अंदर भी मुझे नजर नहीं आता कि कुछ सियासत के अंदर सीख सकेंगे, बिकॉज उनके वालिद साहब ने उनको इतना रूम या इतना दिया ही नहीं कि जाएं वो सीखें। और जो हालात सूबे सिंध के नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से मामलात आगे चल रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि इनके साहबजादे क्या इनकी बाकी पार्टी के जो लोग हैं वो भी लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। पीपल्स पार्टी के अंदर दो हैं जमातें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी दुआ के साथ कि नया साल जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल इंशाल्लाह साबित हो, सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से भी अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुमान में रखे। इंशाल्लाह मुल्क को बुलंद तर फतह कामयाबियाँ अता फरमाएं। एंड ऑफ कोर्स वी डू होप दैट द न्यू ईयर rings in with prosperity and peace. दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।